जय हिंद। बेसिक एग्रीकल्चरल मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था आपको, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसका उसका दूसरा पार्ट है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तक पढ़ाया था। तो मैं अब इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करना चाहता हूँ, यहीं से करता हूँ। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना। किसी भी फसल को बोने से पहले हम क्या करते हैं, अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, वही ये है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ फर्स्ट स्टेप टू ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, मिट्टी को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी फसल को उगाने से पहले की जाती है। इस प्रक्रिया में हम क्या क्या करते हैं, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी मिट्टी को, जैसे अगर हम फसल को बोए हैं पूरा अच्छे से, एक क्रॉप हमने क्या कर लिया, काट लिया, दूसरा अगर मान लीजिए हम बोना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उसको ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करेंगे, मतलब नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करेंगे, तो उसको टर्न करते हैं अच्छे से। तो उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं मिट्टी को। लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स, यानी जो ढीली मिट्टी होती है, जो लूज़ की गई मिट्टी होती है, वो अर्थवर्म और माइक्रोब्स को ग्रो करने में सहायता करती है, यानी कि मदद करती है। और अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स होते क्या हैं, वो एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी मिट्टी को क्या पहुंचाते हैं, ह्यूमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस यानी कि जैसे सड़ी गली पत्तियां होती हैं, तो ये माइक्रोब्स अपने ड्रॉपिंग के ज़रिए उसको क्या करते हैं, एज अ मैन्योर बना देते हैं, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। इसीलिए इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा गया है, यानी किसानों का मित्र कहते हैं किसको, अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स को। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लफिंग, यानी कि इस जो हम मिट्टी को लूज़ करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टाइलिंग और प्लफिंग कहते हैं। प्लफिंग हेल्प्स टू लूज द सॉइल सो दैट प्लांट्स कैन ब्रीथ इजीली, यानी हम प्लफिंग करते हैं अपने खेत में, मतलब मिट्टी को जो प्लफिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे अगर हम कुछ भी क्रॉप को सो करते हैं, मतलब बो देते हैं, तो उसका जो छोटा छोटा प्लांट होता है वो इजीली ब्रीथ कर लेता है, श्वास ले पाता है। जो टाइलिंग या प्लफिंग होता है वो ऐसे तो होता है नहीं, तो उसके लिए कोई जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। प्लफिंग डन विथ सम टूल्स, जो हम प्लफिंग करेंगे ऐसे हाथ से तो करेंगे नहीं, कोई उसके लिए हम किसी न किसी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। प्लफिंग डन विथ सम टूल्स, दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि प्लफिंग जिस टूल से हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहते हैं। प्लफ इज़ यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लफिंग किस लिए किया जाता है, प्लफ किसके लिए यूज़ होता है, मिट्टी को ढीला करने के लिए, लूज़ करने के लिए और टर्न करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, यह वीड्स को रिमूव करता है। देखिए वीड्स होता क्या है, वीड्स मतलब जो पौधे के साथ एक अन्य अनचाहा पौधा उग जाता है, अनवांटेड प्लांट्स, यानी उसे हम चाहते नहीं हैं, हम फसल को बोते हैं फिर भी वो उसके साथ उग आता है। इसके बाद में वीड्स के बारे में बात करूँगा, जैसे कि जिसे हिंदी में बथुआ कहते हैं, अमरंथस कहते हैं, यानी कि एक अमरंथस होता है जिसे हम चौलाई कहते हैं आम भाषा में, वो होता है। तो वो अनवांटेड प्लांट्स इज़ नोन एज वीड्स। तो प्लफ का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए भी करते हैं। द ट्रेडिशनल प्लफ इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय पेयर्स ऑफ बुल्स, यानी कि जो पारंपरिक प्लफ होता है हमारा, वो किससे बना होता है, वुड यानी कि लकड़ी से बना होता है। ड्रॉन बाय पेयर्स ऑफ बुल्स, यानी कि वो बुल्स की सहायता से चलता है, यानी बुल्स पे लगा होता है। जो यानी कि देखिए जो हमारा पारंपरिक प्लफ होता है वो क्या होता था पहले कि बुल्स, देखिए ये है, मैं आपको बताऊं,
द ट्रेडिशनल प्लफ इज मेड ऑफ वुड एंड drawn by pairs of bulls. It comprises a strong triangular iron strip is called प्लफ शेयर। यानी कि एक जैसे देख रहे हैं ट्रायंगुलर है ये, इसका आकार कैसा है, ट्रायंगुलर है, ऐसा रहता था। ये जो बीम है प्लफ शेयर, प्लफ शाफ्ट, उसे क्या करते थे कि जो दो बुल होता है, दो बैल होता था, उसके कंधों पे रख के बीम को, फिर ये हैंडल किसान पकड़ता था और ये लोहे का होता था, वो ज़मीन में ऐसे रख देते थे, फिर बुल उसको खींचता रहता था और किसान ऐसे हैंडल से पकड़ लेता था ज़मीन की तरफ, ताकि वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो पाए और अच्छे से हम क्या कर पाएँ, प्लफ कर पाएँ। तो पहले ये होता था। उसके बाद इससे थोड़ा एडवांस हो नामक टूल्स आया। हो को देखते हैं फिर। अब हो देखते हैं। हो देखिए, ये ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा वुड का होता है ये, और यहाँ पे इसके स्टील बेंट प्लेट लगा रहता है। ये जो बीम है ये भी बुल के ऊपर, यानी कि जो बैल होता है उसके कंधे पर रखा जाता है, और ये जो पोर्शन है ये ज़मीन के अंदर रहता है, ये ज़मीन के अंदर रहता है। तो आगे आगे बुल जब खींचता है इसको, तो इसी की सहायता से क्या होता है फिर हमारा जो फील्ड होता है वो प्लफ होता है, यानी हम उस खेत को जिसे जोतना कहते हैं, इसी से होता है। जो किसका रहता है, बेंट प्लेट होता है। ये किसका बना होता है, आयरन या स्टील का बना होता है, जिसकी सहायता से हम अपने फील्ड को प्लफ करते हैं। अब मॉडर्न डे आजकल के जो आज का जो फार्मिंग कल्चर है, यानी आज का जो फार्मिंग है वो किससे होता है, ट्रैक्टर की सहायता से होता है। अब बुल और हो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर की मदद से यानी आजकल की फार्मिंग होती है, जिससे हमारा समय और मेहनत दोनों का बचत होता है। अब हम इसका दूसरा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका नाम सोविंग है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, सोइंग। आफ्टर प्रिपेयरिंग सॉइल सीड्स आर सोन इन इट, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, बीज को सॉइल में डालते हैं, जिसे हम सोन कहते हैं, सोइंग करना कहते हैं। बिफोर सोइंग सीड्स गुड्स क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, यानी कि हमें सॉइल में सीड को सॉइल में डालने से पहले उसको चेक किया जाता है। उसको चेक करना होता है कि जो हमारा सीड है वो गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है, अच्छा है या ख़राब है। तो किसान भाई क्या करते हैं, या फिर उसको चेक करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या एक्टिविटीज़ है, ये देखते हैं। एक ग्लास में है, ग्लास में पानी को डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सीड डाल देते हैं। तो जो अच्छा क्वालिटी का सीड रहेगा वो उसकी तली में जाके बैठ जाएगा, और जो बैड क्वालिटी का रहेगा यानी ख़राब क्वालिटी का जो रहेगा वो क्या रहेगा, इस पे तैरने लगेगा। तो इस तरीके से हम जान जाते हैं कि जो कौन सा गुड क्वालिटी का है, कौन सा बैड क्वालिटी का है। फिर हम क्या करते हैं कि फिर उसको हम सॉइल में डाल देते हैं। द ट्रेडिशनल टूल यूज फॉर सोइंग सोइंग इन फनल शेप्ड, यानी कि जो सोइंग का जो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या करता था, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता था, उसमें सीड्स को फिल्ड कर दिया जाता था। उसमें 3-4 पाइप्स होते हैं, 2-3 पाइप्स होते थे शार्प एंड, यानी कि उसका जो एंड होता था एकदम शार्प होता था। वो क्या कर, जब हम उस पर सीड फील्ड कर देते थे तो उसमें पाइप रहता था। पाइप का जो एंड होता था वो बड़ा शार्प होता था, ताकि वहाँ से बीज निकल जाए। जब सॉइल में सीड को हम सोन करते थे, मतलब जब पहले के ज़माने में, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, तो क्या होता था कि द सीड्स filled into the funnel are passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These sharp ends pierce into the soil and place seeds there. यानी कि जब फनल में हम डाल देते थे तो जो शार्प एंड वाला पाइप होता था वो क्या करता था, वो सीड को लेके सीड को सॉइल में अंदर तक उसको डाल देता था वहाँ पे, ताकि वो अच्छे से हो जाए, मतलब वहाँ सीड्स को वहाँ पे प्लेस कर देता था। नाउअडेज आजकल क्या हो गया है, एक सीड ड्रिल मशीन आ गई है, जिससे क्या होता है, ये
जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर वाला था उससे ये बेहतर है सीड ड्रिल वाला। ये ट्रैक्टर की सहायता से ट्रैक्टर में उसको ऐड कर दिया जाता है, सीड ड्रिल मशीन को, उसमें बीज वगैरह डाल दिया जाता है, फिर वो एक प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि ऐसा ना हो कि एक जगह पे ज़्यादा, मतलब क्राउड ही नहीं करता, ये क्राउड नहीं करता सीड्स का, वो प्रॉपर तरीके से जितना स्पेस होना चाहिए एक से दूसरे बीज के बीच में, वो स्पेस भी मेंटेन रखता है ये सीड ड्रिल मशीन। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। थर्ड पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, यानी जो फर्टिलाइजर्स होता है उसको क्रॉप में डालना। तो जब पौधा छोटा छोटा हो जाता है, तो छोटा छोटा हो जाता है क्या, जब छोटा रहता ही है तब भी हम क्या करते हैं उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होता है वो क्रॉप को हेल्दी ग्रोथ कराता है। जैसे क्या होता है कि फार्मर्स एक के बाद एक क्रॉप उसमें बोए जाते हैं। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब एक बार बो दिए फिर उसको एक आध साल के लिए छोड़ दिए, ऐसा तो करते हैं नहीं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी पुअर हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होता है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, एज ए न्यूट्रिएंट्स की तरीके एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप, यानी कि हमारी जो फसल हो वो उसका ग्रोथ अच्छा हो, अच्छे से फूले फले, ताकि हमें ये फ़ायदा कुछ मिले, इस वजह से डालते हैं। इन सम एरियाज़ फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप, यानी कुछ एरियाज़ में जो फार्मर होते हैं वो एक के बाद एक फसल उगाते रहते हैं। फील्ड नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी कि फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेट नहीं छोड़ते। दिस मेक्स द सॉइल पुअरर, यानी ये जो प्रक्रिया है एक के बाद एक बोते चले जाना, वो क्या करती है कि सॉइल की जो क्वालिटी है उसको पुअरर बनाती, ख़राब कर देती है। इसके लिए हम क्या कर, सो फार्मर्स हैव टू ऐड इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स में एक क्वालिटी मिट्टी की क्वालिटी को क्या कर देती है, पुअर कर देती है, ख़राब कर देती है। सो इसलिए फार्मर्स को, किसानों को क्या करना पड़ता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, जिससे क्या हो, क्रॉप अच्छे से हो, फसल अच्छी हो उनकी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग, यानी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग करना कहा जाता है। किसको? जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को क्रॉप में ऐड करते हैं, यानी जब हम खाद, जिसे कहते हैं रासायनिक खाद, केमिकल सबस्टेंस जो होता है फर्टिलाइजर्स और नेचुरल सबस्टेंस होता है मैन्योर, इन सब को जब हम क्रॉप में मिलाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग। फर्टिलाइजर्स आर रिच सबस्टेंस, यानी इसमें मैन्योर की अपेक्षा जो फर्टिलाइजर्स होता है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, और ये यूज़ करने में भी बहुत इजी होता है। इसलिए ये इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि जो जैसे मैन्योर हम बनाते हैं उसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसको खेत में जो एनिमल का वेस्ट होता है, और जैसे सब्जियों का वेस्ट हो गया, तो उसके मतलब उस तरीके से मैन्योर को बनाया जाता है। इसलिए इसका जो प्रक्रिया होता है, बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए ये बहुत झंझटी काम है, जिसे कहते हैं झंझट। तो इसलिए इसका यूज़ ना करके जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ये आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाता है, उसका यूज़ करके किसान अच्छी फसल को ग्रो कराते हैं, अच्छी फसल तैयार करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आर NPK, यानी जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में होता है वो क्या है, NPK फर्टिलाइज़र है। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होता है,
फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। यहाँ पे के है तो उसका पोटेशियम है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि यहाँ एन का नाइट्रोजन आ गया तो पी का फास्फोरस आ गया तो के का कुछ और होना चाहिए, नहीं। क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, के का पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है के, ठीक है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आर पॉपुलर, दे आर इजी टू यूज़ एंड गेट बेटर क्रॉप। यानी कि जो केमिकल सबस्टेंस होता है, फर्टिलाइजर्स, ये यूज़ करने में बहुत आसानी होता है और इससे हमें बेटर क्रॉप मिलती भी है। अब हम चौथा देखते हैं, इरिगेशन। चौथा पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है इरिगेशन। इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं सिंचाई। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि फसल को अलग अलग अंतराल पे, समय के अंतराल पे पानी देने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि उसको वाटर उसके रूट तक, उसके पास जल पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी पौधों तक, फसल तक पानी पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है अलग अलग अंतराल पे, समयांतराल पे, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई कहते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड ऑफ प्लांट। यानी कि इसेंशियल का मतलब होता है अति आवश्यक। यानी जो वाटर है, जो जल है, वो पौधों के हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पौधों क्या, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए जल ज़रूरी है। कहते हैं ना, वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है। तो इस इरिगेशन आपको समझ में आ चुका होगा कि इरिगेशन किसे कहते हैं। यानी कि फसल तक पानी पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। देयर आर मैनी सोर्स ऑफ इरिगेशन। यानी कि इरिगेशन करने का बहुत से सोर्स है, बहुत से स्रोत हैं। जैसे वेल यानी कुआं है, कुएं से पानी लोग खींच के, या फिर उसमें ट्यूबवेल का यूज़ करके, जो क्या कहते हैं उसे, पंपिंग सेट का यूज़ करके पानी पहुंचाते हैं। नहीं तो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल ऑन करके नहर वगैरह बना के अपने खेतों तक पानी ले जाते हैं। उसके बाद पॉन्ड यानी तालाब से, नदियों से सिंचाई करते हैं। फिर लेक मीन्स झील से भी, जहाँ जैसी व्यवस्था होती है उस हिसाब से अपना सिंचाई यानी इरिगेशन करते हैं किसान। बट रेन इज़ मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। लेकिन जो वर्षा होती है वो इरिगेशन का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये पांचवा बिंदु है, पांचवा पॉइंट है। यानी कि हम अपने फसल को वीड्स से कैसे बचाएं। अब वीड्स होता क्या है, द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड ग्रोज विथ क्रॉप नेचुरली आर कॉल्ड वीड्स। यानी कि आपने देखा होगा जब हम कोई फसल बोते हैं तो उसमें जो हम नहीं बोते, जो हमें नहीं चाहिए, वो भी उसके साथ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो हम खाद या मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स या वाटर इरिगेशन करेंगे तो उसका जो मतलब अगर हम क्रॉप को देंगे तो उसका आधा वो भी ले लेता है, क्योंकि वो उसके साथ उगता है। इसलिए हमें अगर अपने फसल को बचाना है तो हमें अपने यानी कि वीड्स से अपने क्रॉप को बचाना पड़ेगा। तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, यानी कि हमारी इच्छा नहीं होती फिर भी वो उगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। अगर अपने फसल को बचा के रखना है तो वीड्स से भाई बचाना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल जैसे चौलाई होता है, जिसे इंग्लिश में हम रैंथस कहते हैं। आप बथुआ तो जानते ही होंगे, जो गांव के हैं वो तो जानते होंगे बथुआ क्या होता है। सरसों बो दो फिर भी उगाता है बथुआ। और जिसे चिनोपोडियम कहते हैं, गेहूँ बोएंगे, कुछ भी फसल बो देंगे, ये आ जाता है बथुआ। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। यानी जो हम वीड्स को निकालते हैं वहाँ से, क्रॉप से, क्रॉप के जो बीच में ये सब उगाते हैं, अगर हम उसे निकालते हैं, उस निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं।
और वीडिंग हम मेनली दो प्रकार से कर सकते हैं, एक मैनुअली कर सकते हैं, एक केमिकली कर सकते हैं। तो देखते हैं मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है कि हम वीड्स जो हमारा जो फसल के साथ अनवांटेड प्लांट जिसे हम वीड्स कहते हैं, उससे क्या करते हैं, रूट को ऐसे उसको जड़ को पकड़ के उखाड़ते हैं हाथ से, या तो जड़ से उसको उखाड़ दें, या तो उसको जड़ से पकड़ के किसी से खुरपी से काट दें। तब उसको टाइम टू टाइम, मतलब ये जैसे कुछ दिनों पहले आपने किया, फिर क्योंकि वो बार बार उगता रहेगा, तो या तो उसको अपरूटिंग कीजिए, आप उसको जड़ से उखाड़िए, नहीं तो आप एक खुरपी की सहायता से और उसको जड़ से काट दीजिए। तब आप इसको, ये तरीका हुआ मैनुअली तरीका हुआ कि वीड्स को प्रोटेक्शन का, यानी वीड्स को हटाने का क्रॉप से, ये मैनुअली तरीका हुआ। अब केमिकली तरीका क्या होगा कि वी शुड यूज़ 4D MCPA एंड ब्यूटाक्लोर, these are sprayed in the field to kill the weeds, they do not harm the crops। यानी कि ये जो केमिकल सबस्टेंस है और ये 2,4-D MCPA एंड ब्यूटाक्लोर, ये कुछ केमिकल होते हैं जो हम मशीन की सहायता से हम क्रॉप में क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, जिसके कारण जो वीड्स होते हैं वो वहीं पे सड़ गल जाते हैं, हट जाते हैं। और ये इसका एक एडवांटेज है कि वे वीड्स को तो मिटा देता है लेकिन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसे 2,4-D MCPA एंड ब्यूटाक्लोर को हम वीडिसाइड भी कहते हैं। अब हम हार्वेस्टिंग, द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल को काटना और उसे इकट्ठी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग भी दो टाइप से होते हैं, एक मैनुअली होता है हाथ से, सिकल से, यानी कि हंसिया लें और फटाफट शुरू हो जाएं, एक इससे होता है, और एक मशीन से कर सकते हैं हम हार्वेस्टिंग, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। मशीन आएगी, आपके फसल में लगाएगी, सारा एक बार में फटाफट काम ख़त्म कर देगी। तो आप क्या समझे, हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल को काटो और उसे इकट्ठा करने की काटने और इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि या तो इसे इन आवर कंट्री हार्वेस्टिंग इज़ आइदर मैनुअली, या तो आप हाथ से करो, बाइसिकल, हंसिया लो और काटो, नहीं तो मशीन से आप करवा लो, हार्वेस्टर जिसे कहते हैं। लास्ट आपका पॉइंट है स्टोरेज। जब हम सब काम कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, यानी उसकी कटाई वगैरह कर लेते हैं, तो आखिरी का क्या पड़ा होता है, स्टोरेज, कि उसको रखा कहाँ जाए, उसको कैसे रखें, ताकि मान लीजिए लॉन्ग टाइम के लिए हमें रखना है, तो कैसे रखें कि जो हमारा क्रॉप है वो इंसेक्ट या फंगस या फिर रैट्स वाले चूहे वगैरह से बचा रहे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको उसको स्टोर करना पड़ता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो क्रॉप का स्टोरेज है, यानी कि उसको संग्रहित कैसे करें, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ क्रॉप ग्रेन्स टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि फसल को अगर हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है भाई, उसको वो मॉइस्चर ना हो, यानी कि मॉइस्चर यानी नमी से उसको सेफ रखा जाए, इंसेक्ट से यानी कि कीट पतंगों से सेफ रखा जाए, रैट यानी चूहों से सेफ रखा जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं, उससे भी सेफ रखा जाए। अगर सेफ नहीं रहेगा तो ये तो बचेगा ही नहीं ना। तो फिर हमको इतना लंबा, मतलब कि अगर हम फसल बो दें, उसको अच्छे से इरिगेशन कर दें, हार्वेस्टिंग भी कर लें, इतना मेहनत अगर हम स्टोर इसको ना करें तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। द ग्रेन शुड बी ड्राइड प्रॉपरली इन सन टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। हमें क्या करना चाहिए कि अपने हमारी जो फसल होती है उसको सबसे पहले सूरज के सामने, यानी जब सूरज उगा रहे, अच्छी रोशनी रहे, तब उसको वहाँ पे रख देना चाहिए, ताकि उसकी क्योंकि जब क्रॉप को उगाते हैं तो उसमें वो मॉइस्चर रहता है, उसमें बहुत नमी रहती है। अगर हम उसको एज इट इज़ रख देंगे
संग्रहित कर देंगे, स्टोर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस, इंसेक्ट वगैरह लग जाएंगे। हमको उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सूरज के प्रकाश में उसको रख देना चाहिए ताकि उसका जो नमी है हट जाए। इट विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंगस, ये क्या करेगा कि ये फंगस और इंसेक्ट से उसकी रक्षा करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। एट डोमेस्टिक लेवल, यानी कि जो हम घरेलू स्तर पे हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्रॉप को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो जूट का बैग आपने देखा होगा जो ब्राउन ब्राउन रहता है, अक्सर किसान उसी का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं अपने क्रॉप को स्टोर करने के लिए। और डोमेस्टिक लेवल पे एज ए इंसेक्टिसाइड वो किसका यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक लेवल ड्राइड नीम लीव्स, यानी क्या करते हैं जूट बैग में उसको अच्छे से स्टोर करते हैं और फिर भी उसमें भी फंगस वगैरह ना लगे, इंसेक्ट ना लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, सूक्ष्म जीव से बचा कैसे रहे। तो गांव में यही होता है, मतलब किसान क्या करते हैं, जो नीम की पत्ती होती है उसको सुखा के या सूख जाती है तो उसको उठा के, क्योंकि उसमें आप जानते हैं जहाँ नीम की पत्ती होती है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो इतना कड़वा रहता है, उसके आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं मंडराएगा, कुछ भी हो वो। तो उसको रख देते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड ताकि उसके अंदर कुछ भी प्रवेश ना करे। कॉमर्शली ग्रेन इज़ अ स्टोर इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, यानी कि अगर कोई व्यापार के तौर पे, यानी जो किसान बहुत बड़ा किसान है, जिसके ढेर सारी ज़मीनें हैं, वो जब क्रॉप करेगा तो वो तो कितना खाएगा, वो क्रॉप का अपने एज अ कॉमर्शियल यूज़ करता है, यानी व्यापार के तौर पे भी वो यूज़ करता है। किसान की आमदनी या वो आजीविका किससे चलाता है, अपने फसल्स को बेच के, उसी से तो उसकी आजीविका चलती है। तो वो क्या करता है, बड़े बड़े जो ग्रैनरीज होते हैं, माने संग्रहालय होते हैं कॉमर्शियल यूज़ के लिए, वो वहाँ पे किसान बेचता है। तो वो बड़े बड़े खाद्यान्न होते हैं, तो वहाँ पे भी उसको स्टोर किया जाता है, किसको, क्रॉप को स्टोर किया जाता है। जैसे डोमेस्टिक लेवल पे किसान क्या करते हैं, नीम की पत्तियों को उसमें रख देते हैं ताकि फंगस वगैरह ना आए। लेकिन अगर आप जो कॉमर्शियल लेवल पे एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, वो क्या होता है, वो कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रहता है कि कितना नीम की पत्तियाँ रखेंगे, तो वो कुछ क्या करते हैं, अपना केमिकल का यूज़ करते हैं, जिससे क्रॉप लॉन्गर टाइम यानी लंबे समय के लिए सुरक्षित रहता है। तो चलिए, ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।